हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल। सेल का मीन्स होता है कोशिका। द सेल फ्रॉम लेटिन सेला मीनिंग स्मॉल रूम। सेल एक इंग्लिश के लेटिन वर्ड सेला से आया जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम मतलब छोटा कमरा। द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक जैविक इकाई सेल होती है। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। बात करें डिस्कवर्ड की। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक्स इन 1665 अंडर द माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा माइक्रोस्कोप की सहायता से फर्स्ट बार सेल को देखा गया और नाम दिया, जो कि एक प्लांट की डेथ सेल थी। एटोनी वन लिवन हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग एल्गाई स्पाइरोगाइरा सेल इन वाटर इन द पॉन्ड इन 1674 विथ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। एटोनी वैन लिवन हुक नामक साइंटिस्ट ने 1674 में फर्स्ट बार इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित सेल को देखा, जो कि एल्गाई स्पाइरोगाइरा की थी, जो कि जलमुक्त तालाब में देखी गई थी। अब बात करें सेल थ्योरी की, मतलब सेल सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू स्लाइडन एंड स्वान के अनुसार द सेल इज द क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म। स्लाइडन और स्वान के अनुसार सभी सजीवों की क्रियात्मक जैविक इकाई सेल होती है। एवरी बॉडी मेड अप सेल्स। प्रत्येक शरीर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये किनके अनुसार है? स्लाइडन एंड स्वान के अनुसार। अब बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। जो सबसे बड़ी ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमेल ओवम। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है फीमेल के ओवम की। और जो बात करें ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल की, द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म, तो वह होती है स्पर्म की सेल। और अगर सबसे लंबी सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है न्यूरॉन सेल्स, जो कि सबसे लंबी होती है। और न्यूरॉन सेल्स में सेल डिवीज़न नहीं होता है, जिसके कारण सर में चोट लगने के बाद मृत्यु होने की ज़्यादा आशंका होती है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनिज्म की, जिसमें फर्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर लेयर होती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ए सेल, जो कि ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अपने शरीर को स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वैसे ही ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट आल्सो प्रोवाइड ए फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट फिक्स्ड करती है वो भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। सेल इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड केमिकल मैसेज टू अदर सेल। जो एक सेल से दूसरी सेल में केमिकल मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, और ये प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। सेकंड बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। न्यूक्लियस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और जो इसका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिव ऑफ द सेल। ये सेल पे कंट्रोल करता है और एंड कैरीज द जीन्स, और जो जीन्स होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, जो कि जीन्स को कैरी करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम की। इट फंक्शन एज ए माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग प्रोटीन। राइबोसोम आर कंपोज्ड बाय स्पेशल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो राइबोसोम वो कंपोज्ड होता है स्पेशल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि मेनली टू टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देयर मेन फंक्शन इज प्रोड्यूस लिपिड एंड आल्सो टॉक्सिन इन बॉडी इन द लिवर एंड किडनी सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होने के कारण इनका जो मेन फंक्शन होता है वो लिपिड फेड को प्रोड्यूस करना होता है और डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन इन द बॉडी, लिवर एंड किडनी सेल। नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये रफ होता है। देयर मेन फंक्शन इज प्रोड्यूस प्रोटीन इन द सेल एंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड देयर सरफेस। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ये प्रोटीन का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जो कि इसकी सरफेस से अटैच होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, दैट जनरेट मोस्ट ऑफ the chemical energy needed to power of cells by chemical reaction and stored in a small molecules in ATP। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है वो होता है यह कोशिका में एनर्जी जनरेट करता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे स्टोर करता है। उस स्टोर एनर्जी को ये ATP फॉर्म में स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वो होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपार्टस। गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज ए गोल्जी अपार्टस, इसका दूसरा नाम है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी बॉडी मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड मोलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन डेस्टिन्ड टू बी एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। जो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को पैकेज करना और अदर सेल तक पहुंचाना, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। डिस्कवर कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसी के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी है। नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम, मेन फंक्शन इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड रिमूवल, डेथ सेल, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है जो सेल के अंदर अगर कोई भी सेल की डेथ होगी है उसे गलाना होता है, उसे रिमूव करना होता है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस एवं फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज ए सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ये सेल का सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज ए थिक सॉल्यूशन दैट फिल ईच सेल एंड इज एनक्लोज्ड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक सॉल्यूशन होता है जो कि सेल में खाली स्थान को भरा रखा होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में होता है। इट इज़ कंपोज्ड वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन, ये वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि अपन किसी बैग में बोतलें रखते हैं, अगर उसमें अपन उसको खाली छोड़ देंगे तो बोतलें भड़पड़ बजेगी। अगर उसमें अपन बीच बीच में कुछ भर देंगे जैसे अखबार कुछ भी, तो उसको टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। उसी प्रकार सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, अगर वो ऐसे रहेंगे तो आपस में भिड़ के और उनमें रप्चर होने का डर रहेगा। उनका बैलेंस बनाने के लिए साइटोप्लाज्म होता है। अगर बात करें सेल कितने टाइप की होती है तो मेनली 2 टाइप की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंट होता है वो होता है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होती है जबकि प्रोकैरियोटिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म सेल होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।